हम जो चैप्टर कंटिन्यू करते हैं किंग्स फार्मर एंड सिटीज़ के बारे में हम लोग अब आगे ही पढ़ेंगे कि शहर और व्यापार किस तरीके थे, शहरी आबादी किस तरीके से बढ़ी उपमहाद्वीप में और उससे व्यापार किस तरीके से हुए, राजा और राजाओं ने सिक्कों का यूज़ किस तरीके से किया। इससे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ चुके हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं और जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो किस तरीके से डेवलप हुआ था उसके बारे में हम सब लोग पढ़ चुके हैं। तो न्यू सिटी के बारे में देखिए क्या है। न्यू सिटी नए शहर। From 6th century BCE, urban centers emerged in different parts of the subcontinent। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में शहरी क्षेत्र उभरे थे। ये देखो जो हमारे मैप में दिखाया हुआ है मौर्य डेंसिटी में, तो ये जो ब्लू कलर में सब सिटीज़ दिखाई हुई हैं सिटी के रूप में उभर के आई थी, जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन, पुर, मथुरा इत्यादि। जैसे अधिकांश शहर नदी या भूमि मार्गों के साथ स्थित थे। मेजोरिटी ऑफ द टाउन सच एज पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पुहार, मथुरा एटसेट्रा वर लोकेटेड अलोंग रिवर लाइन्स एंड लैंड रूट्स। कि लैंड रूट के साथ जुड़े हुए थे या वो रिवर लाइन के साथ जुड़े हुए थे, ताकि वो लोग अच्छे से व्यापार कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके पानी के माध्यम से। ठीक है, तो वो मेन तो टारगेट यही होता था उनका, शहरों को नदी के किनारे बसाने का, कि वो व्यापार आसानी से कर सके। वो टाइल्स इंस्क्रिप्शंस गिव्स अस एन आइडिया अबाउट टाउन पीपल। मन्नत सिखा जो शिलालेख है हमें शहर के लोगों के बारे में एक विचार देते हैं कि शहर के लोग किस तरीके के होते थे, उनके विचार कैसे होते थे, वो अपना जीवन यापन किस तरीके से करते थे, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। Urban population in the town, different types of people used to live, such as a washing flock, weavers, scribes, carpenters, potters, goldsmith, blacksmiths, official, religious teachers, merchant and kings। कस्बों में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, जैसे लोग, बुनकर, लिखित सुतार, कूड़े, सोने के मालिक, लोहार, अधिकारी, धार्मिक शिक्षक, व्यापारी और राजाओं को धोना। इट मीन्स कि शहर में हर तरीके के लोग रहते थे। पढ़ने लिखने वाले भी रहते थे, कूड़ा उठाने वाले भी रहते थे, गोल्ड बनाने वाले सुनार भी रहते थे, लोहार भी रहते थे, जो हमारे मैनेजर थे या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे वो भी रहते थे, व्यापारी भी रहते थे, बहुत सारे लोग। यानी कि सिटी है वो सब लोगों से मिलकर बना था। ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर कोई कास्ट या पर्टिकुलर किसी पर्सन को लेकर वो बनी हुई थी। ऑस्ट्रेशियन एंड ट्रेडर ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इन गाइड एंड सेरनीज। तो कहते कारीगरों और व्यापारी ने खुद को गिल्ड और श्रेणीस में व्यवस्थित किया हुआ था। श्रेणीस यानी कि वहाँ जो कारीगर थे अपने आप को काम करते थे, कच्चे रॉ मटेरियल का यूज़ करके चीज़ें फिनिश्ड बनाते थे और बाहर बेचते थे। इस चीज़ों से उन्होंने अपने आप को बिजी कर रखा था काम करने में। गुलिड्स प्रोस्यूड रॉ मटेरियल, रेगुलेटेड प्रोडक्शन एंड मार्केटेड द फाइनेस्ट प्रोडक्ट। यानी कि गिल्ड ने कच्चे माल विनियमित उत्पादों को खरीद की और तैयार उत्पाद का वर्णन किया जाता था। मैं यही बता रही थी आपको कि कारीगरी और व्यापार थे वो रॉ मटेरियल खरीदने में, उसको फिनिश गुड्स तैयार करने में, फाइनल गुड बनाने में, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर बेचने में, भंडार करके स्टोर करके एक जगह से दूसरे जगह भेजने में ही वो व्यस्त रहते थे। हमने लास्ट जो पार्ट था उसमें डिस्कस भी किया था किस तरीके वो होम डिलीवरी करते थे, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते थे। व्यापार उपमहाद्वीप के भीतर ही सीमित नहीं था, बल्कि पूर्व उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन तक बढ़ा हुआ था। यानी कि जो ट्रेड था वो एक कंट्री में ही नहीं था, बल्कि वर्ल्ड के अदर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स या कंट्री में हुआ करता था। ट्रेड वाज नॉट कन्फाइंड विद इन द सब कॉन्टिनेंट बट एक्सटेंड टू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया एंड टू साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना तक हमारा जो व्यापार था वो चल रहा था। ठीक है। इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट स्पीसीज फाइन पियर्स, इवोलरी, सिल्क, क्लोथ्स, मेडिकन्स एंड प्लांट्स एक्सेट्रा। जो मेडिसिन्स थी उनको भी वो यूज़ करता था। जैसे भारत में मसाले, ठीक, मोती, हाथी दांत, रेशम के कपड़े, औषधि आदि निर्यात करता था। निर्यात का मतलब होता है बेटा बाहर बेचता था। क्या क्या बेचता था? स्पीसीज, फाइन पियर्स यानी कि ज्वेलरी, मोती, इवोरी, सिल्क, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, प्लांट्स एंड हाथी दांत, ये सब कुछ चीज़ें भारत वो बाहर भेज रहा था। तो जब हम व्यापार करेंगे तो बेटा हमें सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी। जब व्यापार करते हैं, लेन देन होता है तो पैसा होगा तभी लेन देन वहाँ पे होगा, इसीलिए सिक्के आए। जो अलग अलग राजाओं ने अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग चीज़ के बनाए, जैसे गोल्ड के सिक्के, सिल्वर सिक्के, ब्रॉन्ज के सिक्के, मेटल के सिक्के। लेकिन सिक्कों का विकास हुआ, व्यापार करने के लिए ही सिक्कों का विकास हुआ। कॉइन एंड किंग्स, सिक्के और राजा। एक्सचेंजर्स वर फैसिलिटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। सिक्कों की शुरुआत से एक्सचेंजर्स को सुविधा मिली। कॉइन्स वर इशूड बाय किंग, मर्केंट्स, बैंकर्स एंड टाउन पीपल। सिक्के राजाओं, व्यापारी, बैंकरों, शहरों के लोगों द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है। तो फर्स्ट देखो कौन कौन से कॉइन मिले थे। द फर्स्ट कॉइन्स
bearings the name and image of ruler were issued by the Indo-Greek। शासकों के नाम और छवि वाले पहले सिक्के भारत और ग्रीक द्वारा जारी किए गए थे। यानी कि कोई ग्रीक्स थे जो इंडो ग्रीक जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने भारत में ये सिक्के स्टार्ट किए थे छवि वाले, जिसपे राजा की छवि बनी होती थी, राजा का नाम लिखा होता था, जिससे पता लगता था कि ये जो सिक्का है उस टाइम पीरियड का है, उस राजा ने चलाया था। तो इसके बारे में हमें जानकारी उस सिक्के पर छपी हुई जो छवि थी या मूर्ति थी उससे मिलती है। द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर इशूड इन फर्स्ट सेंचुरी CE बाय द कुषाण। यानी कि गोल्ड का जो सिक्का था वो कुषाण जो वंश था उन्होंने सबसे पहले जारी किया था। पहले सोने के सिक्के कुंश द्वारा पहली शताब्दी CE में ही जारी किए गए थे। Hordes of Roman coins have been found in South India. This indicates that there was a close connection between South India and Roman Empire. दक्षिण भारत में रोमन सिक्कों के हॉर्ड्स पाए गए हैं। इससे हमें ये पता चलता है बेटा कि जैसे ये देखो रेड लाइन आप लोगों को लगा रखी है कि हम लोग रोमान से बहुत ज़्यादा व्यापार करते थे, क्योंकि दक्षिण भारत में रोमान के सिक्कों के हॉर्ड यानी कि बहुत ज़्यादा सिक्के हमारे यहाँ पे मिले थे। तो इससे पता लगता है कि भारत जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें वो रोमान भेजता था और बदले में रोमान से पैसे कमाता था। दक्षिणी भारत और रोमान साम्राज्य के बीच घनिष्ठ संबंध था, यानी कि ट्रेड रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहे होंगे इनके आपस में। द गुप्ताज ऑल्सो इशूड गोल्ड कॉइन्स। दीज वर रिमार्केबल फॉर देयर पोएट्री प्योरिटी। दिस कॉइन्स फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शंस। गुप्ता ने सोने के सिक्के भी जारी किए थे और ये उनकी शुद्धता के लिए उल्लेखनीय है, प्योरिटी के लिए। इन सिक्कों ने लंबी दूरी के लेन देन की सुविधा प्रदान की थी। यानी कि जो गुप्ता था, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो हमने आगे पढ़ा था कि जो गुप्ता वंश आया था, गुप्त वंश आया था, उन्होंने क्या किया था, जो सिक्के चलाए थे वो प्योरिटी के लिए प्रसिद्ध थे और लंबे लेन देन के लिए उन सिक्कों का यूज किया जाता था। From 6th century onward, finds of gold coins are fewer. Historian divide on this issue। छठी शताब्दी से सोने के सिक्कों की खोज कम है। इतिहासकार इस मुद्दे पर विभाजित है। यानी कि वो ना सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई गोल्ड कॉइन को लेके प्रियोरिटी मानता है, कोई कहता है गोल्ड कॉइन उस एम्पायर में आया था, कोई कहता है गोल्ड कॉइन उस एम्पायर में आया था। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिसने जैसे जैसे खोज की थी, सबके जो थॉट्स थे वो डिफरेंट थे। दीज वर आर एन इकोनॉमिक क्राइसिस फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर। डिक्लाइन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड अफेक्टेड द प्रोस्पेरिटी ऑफ स्टेट कम्युनिटीज एंड रिलीजियन। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद आर्थिक संकट हुआ। लंबी दूरी के व्यापार की कमी ने राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की समृद्धि को प्रभावित किया था। यानी वो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट तब आता है बेटा जब लोगों के पास पैसे ना हो, लोग चीज़ों की मांग नहीं करते, भूख मरने की नौबत आती है, क्योंकि लोग मांग करेंगे तो ही उत्पादन होता है बेटा, उत्पादन होता है तो ही लोगों को रोज़गार मिलता है, रोज़गार मिलता है तो ही लोगों के पास इनकम आती है। अगर लोगों के पास लोगों की मांग ही नहीं है, लोगों के पास इनकम ही नहीं है, तो व्यापार हमारा ठप पड़ जाता है। तो इसने हमारी जो राज्यों की समृद्धि थी उस चीज़ को वो प्रभावित करेंगे। न्यू टाउन्स एंड नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड बिगन टू emerge अराउंड दिस टाइम थ्रू फाइंड्स ऑफ कॉइन्स आर फ्यूअर। नए शहरों और व्यापार के नेटवर्क इस समय के आसपास उभरने लगे, हालांकि सिक्कों की खोज कम हुई। मतलब कि जब टाइम इकोनॉमिक हमारे कोलैप्स चल रहा था उस टाइम पीरियड पर आसपास में व्यापार करने के लिए नेटवर्क यानी कि क्षेत्र ढूंढे गए कि कौन सा क्षेत्र हमारे फ़ायदे में है, हम व्यापार कर सकते हैं। बैक टू बेसिक्स, बुनियादी बातों पर हम वापस चलते हैं। हम सबसे पहले ये लिखते हैं कि शिलालेख को कैसे समझा गया, कौन से शिलालेख को किसने समझा था। हाउ वर इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब्ड, सबसे पहले शिलालेख को किसने समझा था। फर्स्ट, हाउ वर ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब, ब्राह्मी शिलालेखों को कैसे समझा गया था। जो हाउ वर खरोष्टी इंस्क्रिप्शन, खरोष्टी को शिलालेख को किसने समझा था। एविडेंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस के सबूत को किसने पढ़ा, कैसे पढ़ा, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो हमारी ब्राह्मी शिलालेख थे उसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने रीड आउट किया था। जेम्स प्रिंसप एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी द डिस्क्राइब ब्राह्मी एंड कोरास्टी। ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल में एक अधिकारी था, पैसे के लेन देन में एक अधिकारी काम करता रहा था, उसने ब्राह्मी और क्रोस्टी लिपि को समझा था। और ब्राह्मी लिपि होती थी या जो अशोकन की ब्राह्मी लिपि थी, अशोका ने लिखवाई थी। आप लोगों ने पढ़ा था ना कि अशोका जो है स्तंभ लिख कर रखता था, बड़े बड़े जो भी उसके थॉट्स होते थे, विचार होते थे या धर्म का प्रचार करता था, लोगों को जो संदेश देता था वो बड़े बड़े पत्थरों पे लिखवा देता था ताकि लोग उसको याद रखें, भूले नहीं। जब भी लोग देखें लोगों को याद आए या वो चीज़ लिखित में रहे तो लोगों को एक टाइम के बाद वो भूल ना जाए, उनको बार बार याद रखें।
तो इसी तरीके से जो ब्राह्मी लिपि थी वो जेम्स प्रिंसप ने 1838 में समझने में सक्षम हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है बेटा कि इसने वो लिपि समझी, तभी हमें उन लोगों के बारे में पता लगता है। अगर अगर ये लिपि समझकर उस चीज़ को रिटर्न में नहीं लिखते तो हम आज इतिहास नहीं पढ़ रहे होते। तो खरोष्टी लिपि को किसने देखा, देखो। द coinage of Indo's Greek king contains the name of king written in Greek and कोरास्टी स्क्रिप्ट। इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्कों में ग्रीक और कोरास्टी स्क्रिप्ट में लिखे राजाओं के नाम शामिल है। यानी कि जो सिक्के छपते थे उस टाइम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि उस पर किंग का फेस होता था, जिससे और उस पर कुछ अंकित होता था, तो उससे पता लगता था कि ये कौन से राजा के टाइम है, उस राजा ने क्या संदेश लिखा है या क्या नाम लिखा है। यूरोपियन विद्वानों ने दो स्क्रिप्ट में अक्षरों की तुलना की। उदाहरण के लिए ए के लिए प्रतीक अपोलो डोट्स जैसे नाम लिखने के लिए दोनों स्क्रिप्ट में पाए जा सकते हैं। जो अपोलो डोट्स का यूज़ करते थे वो किसी तरीके से, तो उसको पढ़ने के, हमें तो नहीं पढ़नी आती, खैर जिसने भी इसको पढ़ा था उसने ये पाया था कि वो लोग अगर किसी अक्षरों को लिखते हैं तो डोट्स लगा के लिखते हैं। जैसे किसी के लिए सम्माननीय अक्षर है तो अलग से डोट लिखेंगे, नॉर्मल बात कहनी है तो अलग से डोट्स लगेंगे। द यूरोपियन स्कॉलर्स कंपेयर्ड द लेटर्स इन बोथ स्क्रिप्ट फॉर सिम्बल्स फॉर और ए कुड बी फाउंड इन द बोथ स्क्रिप्ट फॉर राइटिंग नेम सच एज अपोलो डोट्स। यानी कि दोनों ही स्क्रिप्ट्स में कुछ शब्द ऐसे थे, सेम थे, जो कोई मेन बात लिखने के लिए यूज़ किए जाते थे। James Prinsep found that Brahmi script is older from Devanagari script. James Prinsep matched the inscriptions in terms of content, style, language and प्लियोरोग्राफी। जेम्स प्रिंसप ने बताया कि ब्राह्मी लिपि देवनागरी लिपि का पुराना रूप है। यानी कि जो हमारी देवनागरी लिपि है जिसमें हिंदी भाषा लिखी गई है, उसी का बहुत ही पुराना रूप ब्राह्मी लिपि है। और जेम्स प्रिंसप ने सामग्री, शैली, भाषा और पोलोग्राफी के संदर्भ में शिलालेखों की आपस में मिलान किया। यानी कि वो किस तरीके से लिखते थे, क्या लिखने का तरीका था, किस स्पेस में लिखते थे, लेफ्ट टू राइट लिखते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे, अप डाउन लिखते थे या डाउन टू अप लिखते थे, किस तरीके से लेखन था, किस तरीके से लेखन कार्य वो करते थे, क्या मीनिंग था, इस तरीके से उन्होंने सब लिपिस को आपस में मिलाया था। ये तो जेम्स प्रिंसप थे जो हर तरीके की लिपि को समझ पाते थे। वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो हर एक लिपि को समझ सकते हैं। हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन। शिलालेख के इतिहास से हमें बहुत सारे सबूत मिले हैं। यह पाया जाता है कि शिलालेखों में अशोक का नाम नहीं है। इट इज़ फाउंड दैट द नेम अशोक इज़ नॉट मैंशनड इन इंस्क्रिप्शन। क्योंकि अशोक अपने आप महान, सच्ची में ही वो एक महान राजा था और वो अपने आप को समझता भी एक महान राजा था, और उसने अपने आप को बहुत सारे नाम दे रखे थे, अनेक नाम दिए थे। इसलिए वो अपना खुद का जो ओरिजिनल नेम था वो सिक्कों पे राइट नहीं करवाता था शिलालेख पे। वो जो उसको संज्ञा या उपाधि दी जाती थी वो उस पर लिखवाता था। जैसे इंस्टेड द किंग इज़ रेफर टू एज देवनम पिया, बिलव्ड ऑफ द गॉड एंड पिया दासी, प्लेजेंट टू बीहोल्ड। इसके बजाय राजाओं को देवन पिया, देवताओं के प्रिय, पिया दासी, ऐसे ऐसे नाम उसके देखने को मिलते थे। देयर वाज ए फ्यू इंस्क्रिप्शन विच ऑल्सो रेफर टू द किंग एज अशोका। दीज इंस्क्रिप्शंस आर ऑल्सो कंटेनिंग सच टाइटल्स। वहाँ कुछ शिलालेख थे जिन्होंने राजा अशोक को भी कहा था कि इन शिलालेखों में ऐसे किताब भी शामिल थे। यानी कि राजा अशोक ने भी कुछ शिलालेख को अंकित किया था और उन शिलालेख को लोगों को समझाने के लिए या आगे पीढ़ी को बताने के लिए उन्होंने उसके बारे में किताबें भी लिखी थी। शिलालेख साक्ष्य की सीमाएं। जो हमारे शिलालेख थे ये हमें उस टाइम पीरियड की पूरी जानकारी नहीं दे सकते बेटा, क्योंकि जो शिलालेख थे वो प्रॉपर या तो वो टूट जाते थे आधे, या उन पे जो अक्षर लिखे होते थे वो धुंधले पड़ जाते थे, वो हमें उस समय की पूरी जानकारी नहीं दे पाए। तो जो शिलालेख थे ऐसा नहीं है कि वो सारी जानकारी दे पाएंगे, कुछ कमियां थी। कौन कौन सी कमियां थी देखो। लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंस। फर्स्ट है देयर आर टेक्निकल लिमिटेशन इन स्टडिंग द इंस्क्रिप्शन। इन सम इंस्क्रिप्शंस लेटर्स आर वेरी फेंटली इनक्रेव्ड। शिलालेखों का अध्ययन करने में तकनीकी सीमाएं हैं। कुछ शिलालेखों में जो पत्र बहुत धुंधले से उत्कीर्ण होते हैं, यानी कि जो अक्षर हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो बहुत ही धुंधले दिखाई देते हैं। कुछ एक सही पड़े हैं, कुछ एक खराब हो गए, तो हम प्रॉपरली नहीं समझ पाते कि किसने क्या लिखा होगा। इंस्क्रिप्शन में भी डैमेज्ड और लेटर मिसिंग, टूट जाता है, पत्थर गुम हो जाते हैं। इट इज़ नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। और इन शब्दों में सटीक अर्थ भी निश्चित नहीं है कि इस शब्द का यही अक्षर होगा। अगर वो टूट, पहले तो हमें उनकी लिपि समझ नहीं आती, दूसरी समझ आ जाती है तो वो अक्षर टूटा उसका हम प्रॉपरली मीनिंग नहीं निकाल सकते। इंस्क्रिप्शंस में नोट हैव lasted the revenge of time, thus what is available at present is simply as a fraction of what was written। शिलालेखों ने समय की विपत्तियों को नहीं छोड़ा होगा। इस प्रकार वर्तमान में जो उपलब्ध है बस लिखा गया था उसका एक अंश है। यानी कि जो पहले कुछ लिखा गया था हम लोग टोटली उसको नहीं रीड कर पाए, हम पूरा इतिहास नहीं जान पाए। हमें जो भी कुछ एविडेंस या थोड़े मोटे जो शिलालेख हमें मिला उन सबको जोड़ तोड़ कर हमने अपना एक इतिहास बनाया और उसको हम पढ़ रहे हैं। शिलालेख राजनीतिक और आर्थिक इतिहास के बारे में एक महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण सूचना प्रदान कर सकते थे, संपूर्ण इतिहास के बारे में जानकारी नहीं देते। इंस्क्रिप्शन में नोट प्रोवाइडेड ए कंप्लीट आइडिया अबाउट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, क्योंकि वो जो हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो लोगों को धर्म से रिलेटेड कुछ बताना था या पॉलिटिकल कोई रीजन्स था उसके बारे में शिलालेखों पर लिखता था। हर एक बात को वो शिलालेख पे नहीं लिखता था, तो हर एक बात की जानकारी तो हमें नहीं मिल पाएगी ना, हमें तो बस वही जानकारी मिल पाएगी जो शिलालेख पे लिखा हुआ था। Inscriptions are written from the point of view the persons who कमीशनड दम। शिलालेख उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण से लिखे गए थे जो उन्हें कमीशन किया गया था, यानी कि जो व्यक्ति वहाँ पे रूल कर रहा था, राजा था, उसके हिसाब से ही शिलालेख लिखे जाते थे। सो द रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में नोट बी रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शंस, और जो कृषि में प्रथाओं में जो चेंज होता था, कृषि में जो डेवलपमेंट हुई है, ऐसा कुछ शिलालेख पे नहीं लिखा गया, तो कृषि के बारे में हमें शिलालेख से जानकारी नहीं मिलती। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमें एविडेंस मिली हैं या इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, बुक्स मिली हैं, ये हमें पूर्ण इतिहास की जानकारी नहीं दे सकती, क्योंकि इतिहास जब हम उस इतिहास को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, एविडेंस फाइंड कर रहे थे, उस टाइम हमें वो अच्छी तरीके से या सही तरीके से नहीं मिले, कुछ मिसिंग थे, जिसकी वजह से हमें आइडिया लगा के उस बात को कंप्लीट की गई है। 100% श्योरिटी के साथ वो बात कंप्लीट नहीं हुई है। तो बेटा ये था हमारा सेकंड चैप्टर, किंग्स, फार्मर्स एंड सिटीज़, जिसके बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया। आप लोग भी इस चैप्टर को कंप्लीट करके अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए।